हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए फिर से यहाँ पर रेडी है एक क्लास जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का होगा। और ये पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ ही इसके साथ ही आपका झारखंड में अपकमिंग जेट, झारखंड में जो जेट का एग्जाम होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन आपको फरवरी तक में मिल जाएगा। और बिहार में अपकमिंग बैट, जिसके माध्यम से आप बिहार में असिस्टेंट बन सकते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनका भी पेपर 1 और यूजीसी नेट का पेपर 1 दोनों का सिलेबस सेम है। तो ये कंबाइंड क्लासेस है, आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्लास को। थोड़ा खांसी हो गया मुझे, फिर भी क्लासेस करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। और जोश तो पूरा है, कंटिन्यू करेंगे और क्लासेस कंप्लीट करेंगे। सर्दी खांसी बुखार क्या रोक लेगी हमें, है ना। तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के बारे में आज देखेंगे, जो कि हमारा पेपर 1 का यूनिट 9 है। यूनिट 9 हमारा क्या, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसी में हमारा पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। तो और आपको अगर ये नोट्स चाहिए ना, आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहां हमसे जुड़ जाए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर क्लासेस के बाद हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं एवरीडे। तो चलिए, यूजीसी नेट जा रहा है पेपर 1 यूनिट 9 में पारिस्थितिकी को देखेंगे। जी हाँ, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो क्या है इकोलॉजी? इस शब्द को पहली बार अगर देखा जाए प्रयोग किसने किया, तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का उपयोग, ये भी प्रश्न आया हुआ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे प्रश्न डाल दिया स्टार्टिंग में ही। आप प्रीवियस ईयर को जब बनाएंगे ना, ये प्रश्न सीधे आया हुआ। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले वर्ष 1986 में अर्नस्ट हेकल द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1866 में अर्नस्ट हेकल द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। तो पारिस्थितिकी होता क्या है, इसको अगर समझना चाहे तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स में इसको समझ सकते हैं पारिस्थितिकी क्या है। सबसे पहले, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी हमारा बायोलॉजी का ही एक शाखा है। इकोलॉजी बायोलॉजी का ही एक शाखा है। पारिस्थितिकी जो है ना, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पहला कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जीव का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, जिस वातावरण में रहते हैं उसका क्या प्रभाव जीव पर पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं। इसका फिर वाइस वर्सा, सीधे अपोजिट, है ना, जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। फिर जीवों के कारण वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं दोनों का पारस्परिक संबंध, क्योंकि दोनों का पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ संबंध है। ठीक है, तो उनका भी अध्ययन किया जाता है। 3 पॉइंट में आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र पे पूरे आते हैं। ये तंत्र आखिर है क्या, इकोसिस्टम क्या हुआ है, इकोसिस्टम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर शब्द को देखें, इस शब्द को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो पहले हमने क्या देखा, परिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी तंत्र को देख रहे हैं। इकोसिस्टम, पहले इकोलॉजी को देखें, अब इकोसिस्टम। इस सिस्टम को यानी पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने प्रभाव कर सकते हैं कि दुनिया के सामने इसे लाया, परिभाषित किया? तो वो यहाँ पे क्या थे, आर्थर टॉन्सले। आर्थर टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम वर्ष 1935 में आर्थर टॉन्सले ने परिभाषित किया इसको। टॉन्सले ने क्या परिभाषा दिया, उसको देख लीजिए। टॉन्सले के अनुसार प्रकृति में उपस्थित सजीवों एवं निर्जीवों की परस्पर, प्रकृति में उपस्थित सजीवों और निर्जीवों की परस्पर या आपसी क्रियाओं का परिणाम स्वरूप बनने वाला तंत्र। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहां पर जीव के कारण वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वातावरण का जीव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी एक दूसरे का, कह सकते हैं, पारस्परिक आपसी क्रियाओं का आदान प्रदान, है ना, पारस्परिक क्रियाओं का आदान प्रदान है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो तंत्र बनता है ना, उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके अगर अंग को देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग किसको शामिल करेंगे, ये सारी चीजें जो आपको देख, सनलाइट दिख रहा है ना, सनलाइट से क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो वो सनलाइट भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर देखा जाए, जो छोटे छोटे इंसेक्ट है वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है।
अगर छोटे इंसेक्ट में देखें, जलीय इंसेक्ट में, तो वहां जलीय कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। अगर जलीय पौधे की बात करें तो प्लैंकटन, है ना, ये सभी हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है। मतलब जितने भी जीव हैं और अजीव हैं, है ना, सजीव निर्जीव सब मिलाकर हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। अगर परिभाषा इसको देख लें, पूरा परिभाषा, अगर परिभाषा के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग देखें, इकोसिस्टम को, इस प्रकार उसको परिभाषित कर सकते हैं। इस पर्यावरण में उपस्थित जैविक समुदाय, इस पर्यावरण में जो जैविक समुदाय है यानी जिसमें जान है ना, जिसमें जान है, इस पर्यावरण में उपस्थित जैविक समुदाय तथा निर्जीव परिस्थितियों में पारस्परिक क्रिया तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने कहा कि जीव ही नहीं, निर्जीव भी इसमें शामिल है। तो इस पर्यावरण में उपस्थित जैविक समुदाय तथा निर्जीव परिस्थितियों में पारस्परिक क्रिया तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगर दूसरे शब्दों में इसको बोले तो जीवित पौधे और जंतु, जीवित पौधे और जंतु क्या हो गए, जैविक में आ गया, और निर्जीव परिस्थितियां एक दूसरे पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में जीवित पौधे और जंतु यानी सजीव की बात कर रहे हैं हम, और दूसरी तरफ निर्जीव परिस्थितियां एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, वो मिलकर एक अस्थायी तंत्र बनाता है ना, परमानेंट सिस्टम बनाता है। इसके विभिन्न संगठन एक मशीन पुर्जे की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार किसी मशीन में एक पुर्जा अगर खराब हो जाएगा तो दूसरा कैसे मशीन अच्छे से काम नहीं करेगा। हर पुर्जे का, हर पार्ट्स का अच्छा होना जरूरी है मशीन का। उसी तरह इकोसिस्टम में चाहे वो सजीव वाला पार्ट हो चाहे वो निर्जीव वाला, सबको अच्छा रहना जरूरी है, तभी एक कह सकते हैं संतुलित इकोसिस्टम बनता है तथा एक समन्वित इकाई बन जाती है। इसे ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न अगर रहेगा तो आप इसको यहाँ से, परिभाषा अगर आपको याद है तो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर पारिस्थितिकी तंत्र का आकार की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया को हम लोग लेके चल रहे हैं ना, सभी जीव, सभी निर्जीव, है ना, सभी जैविक तत्व, सभी अजैविक तत्व इसमें शामिल है। लेकिन इसका अगर एक आकार की बात करें, इसका आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर आकार, मान लीजिए आपने एक्वेरियम देखा होगा ना, छोटा सा, जहां मछलियां रहती है, वो सर्वाइव करती है ना, वहां जल जो कि क्या है, अजैविक तत्व है, और मछली क्या है, जैविक तत्व है। तो उसको फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह भी डालते हैं, तो वो वहीं पे जीवित रहता है, वहीं पे डेवलप करता है। छोटी मछलियां फिर बड़ी होती है, यानी उसका एक सिस्टम वहीं पे जनरेट हो गया। यानी एक छोटा सा एक्वेरियम, अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें, एक छोटा सा एक्वेरियम से लेकर बड़ा सा महासागर, है ना, बड़ा सा महासागर या पूरी पृथ्वी भी एक क्या है, इकोसिस्टम का उदाहरण मान सकते हैं। इकोसिस्टम हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसी में एक टर्म आता है बायोस्फीयर। जीवमंडल क्या है, बायोस्फीयर, जीवमंडल में क्या क्या शामिल होता है, इसको देख लें आप। इस ग्रह पर यानी पृथ्वी, इस ग्रह पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित है। जीवमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त। अब जीवमंडल की परिभाषा को समझें। जीवमंडल क्या हो गया, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल युक्त एक जीवनदायी परत है। इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव है। तो जहां पर पादपों यानी पौधों और जंतुओं का जीवन संभव है, उसको ही मोटा मोटी हम जीवमंडल बोलेंगे। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 30 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के दायरे में, चाहे वो वायु हो, वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो या स्थल मंडल हो, यहां पर एक जीवनदायी परत है, जीवनदायी कह सकते हैं लेयर है। इसी को हम लोग बायोस्फीयर या जीवमंडल कहते हैं। अगर इसको एक कर सकते हैं फिगर के माध्यम से देखें तो आप यहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा फिगर आ रहा है ना। अगर जीवमंडल की बात करें तो जीवमंडल के घटक को देखें हम, क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा वायुमंडल, सबसे पहले क्या हो गया हमारा वायुमंडल, जिसमें सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण शामिल है। ये हमारा बायोस्फीयर का पार्ट हो गया वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल के बिना
कोई भी जीव दुनिया में नहीं रह सकता है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जो जलमंडल है ना, जल, इसको हम लोग कहते हैं जलमंडल। और जीवमंडल का जो तीसरा पार्ट है पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग, ऊपरी ठोस भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। अगर देखा जाए तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिलाकर हमारा पूरा जीव मंडल का निर्माण करता है, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग घटक की बात करें, है ना, कंपोनेंट की बात करें, तो सबसे पहले जैविक घटक को देख लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। इसमें 3 प्रकार के घटक शामिल होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर या उत्पादक जो उत्पादन करता है। दूसरा होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। और तीसरा होता है डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंपोजर और डीकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। कंज्यूमर कौन है ना, प्रोड्यूसर कौन है। अब जैविक घटक के तीनों पार्ट यहाँ पे देख लिया आप, क्या हो गया, उत्पादक, प्रोड्यूसर, है ना, उपभोक्ता, कंज्यूमर और अपघटक, डीकम्पोजर। अब ये तीनों को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उत्पादक, उत्पादक जैसा पहले था, या उसको क्या बोलते थे, प्रोड्यूसर, उसका एक दूसरा नाम भी आप देखिए, ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। उत्पादक का ही दूसरा नाम है हमारा स्वपोषी, प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स, उत्पादक या स्वपोषी क्या होता है, जो अपना पोषण खुद करते हैं, नाम से स्पष्ट पता चल रहा है आपको। इसके अंतर्गत उत्पादक या स्वपोषी के अंतर्गत क्या आता है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, कुछ जीवाणु आते हैं, शैवाल आते हैं, ठीक है। और इसका क्या क्वालिटी है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सरल और जैविक तत्वों से यानी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं, है ना। ये इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसके माध्यम से, ये सनलाइट के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसमें हमारा पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु और शैवाल आते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या हो गया, स्वपोषी, या उसी क्या कहते हैं, हमारा स्वपोषी, या फिर जो उत्पादक, प्रोड्यूसर या स्वपोषी कर सकते हैं। और स्थलीय परितंत्र की बात करिए तो क्या, जल मतलब स्थल का, मतलब ये हो गया आपका स्थल का। लेकिन अगर जल परितंत्र की बात करें तो जल में जो हमारा आपका फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन जो पौधे होते हैं वो जलीय कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स है, जो कि स्वपोषी है, जलीय स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा कैटेगरी था जैविक या बायोटिक कंपोनेंट का, वो हमारा उपभोक्ता है। उपभोक्ता कौन हो गया, जो उपभोक्ता क्या हो, जैसे हम आप उपभोक्ता है, किसी पर डिपेंड, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंड है, अपने भोजन के लिए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, हम लोग किसी पर डिपेंड है। अगर इस प्रकार के चीजों को अगर डिवाइड करें, यहाँ पर 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है ना, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी चीजों को, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया। आपसे प्रश्न क्या आएगा, बकरी किस प्रकार के उपभोक्ता में आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। गाय किस प्रकार का कंज्यूमर है, प्राइमरी, सेकेंडरी या आपका थर्ड कंज्यूमर, किस प्रकार में आता है, तृतीय श्रेणी में। तो जैसे ये सभी किस में आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में। दूसरा आपका द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें कौन आएगा, वे जीव जो अपने पोषण यानी भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता, यानी इस पर जो निर्भर रहता है ना, जो इस पर निर्भर रहता है, यानी बकरी पर, खरगोश पर, हाथी पर, हिरन पर, ठीक है, गाय पर, जो इस पर निर्भर रहता है। जैसे हमारा क्या होगा, सांप, भेड़िया, ये सब किस पर निर्भर है, प्राथमिक उपभोक्ता पर। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता, यानी यहाँ पे दोनों पर, ये अपने पोषण के लिए यानी खाने के लिए किस पर रहता है, प्राथमिक पर भी रहता है, यानी और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहता है। जैसे बाज हो गया, शेर हो गया, है ना, ये सभी क्या हो गया, दोनों पर, प्राथमिक पर भी निर्भर है, द्वितीयक पर भी निर्भर है। तो ये हो गया हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो कंज्यूमर का 3 ग्रुप हो गया आपका। अगला है जैसे डीकम्पोजर यानी अपघटक। अपघटक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया या कवक आते हैं, जो अपने भोजन के लिए मृत एवं कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अपघटक में कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया, जो
कह सकते हैं कि किसी भी मृत जो मरे हुए जीव जंतु है उस पर वो भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। मृत जिसको कहते हैं कीड़ा मकोड़ा, आप समझ इंसेक्ट वगैरह जो हो गया वो इसमें आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत और कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है। मतलब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट का मतलब ये जो दिख रहे वो नहीं, मैं साधारण समझो में जो कह सकते हैं कि आपका सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जो आता है उस वो इस पे रहेंगे, जो कि कह सकते हैं किसी मृत, आप अगर किसी लकड़ी को बहुत दिन छोड़ देंगे पानी में, उसके अंदर क्या होगा, व्हाइट व्हाइट तरह का फंगस आ जाएगा, तो वो क्या कर उसको अपघटित कर रहा है, तोड़ कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है ना, उसको विघटित कर रहा है, तो वो सभी आपका डिकम्पोजर में आ जाता है। जहाँ बैक्टीरिया हो गया है ना, कवक हो गया। अब चलिए अजैविक घटक की बात करते हैं। जैविक घटक तो हो गया, अब इकोसिस्टम में अजैविक घटक क्या क्या होता है ना, ए बायोटिक कंपोनेंट। अगर अजैविक घटक को विभिन्न वर्गों में बांटेंगे तो यहां पर हम देखा जाए तो 3 वर्ग मिलेगा, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक यानी फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स और ऑर्गेनिक फैक्टर्स। तो जैविक अजैविक कंपोनेंट को अगर हम इस चार्ट से देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अजैविक कंपोनेंट में हम लोग इकोसिस्टम में किसे शामिल करेंगे, जैसे भौतिक कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक में। अगर इसी को हम ऊपर कर दें या छोटा कर दें, आपको दिख जाएगा एक ही बार में सब, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। चलिए अगर हम इसको भौतिक में शामिल करें तो नीचे भी नहीं दिख रहा, आपको अंदाजा मिल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भौतिक कारक में आपका क्या क्या आ जाएगा, जो भौतिक कारक है उसमें आपका तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, जलीय मंडल या फिर दाब। अगर अकार्बनिक की बात करें, जहां कार्बन नहीं है तो जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये सभी कंपोनेंट किसका हो गया, अजैविक घटक। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंपोनेंट किस का जैविक का है, कौन अजैविक का है, तो ये आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास था आप सभी के लिए इकोसिस्टम का, और ये नोट्स भी आप सभी को हम प्रोवाइड करा देंगे अभी कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें भी आप जुड़े हैं आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लासेस में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप भी चाहते हैं क्लासेस ऐसे ही करते रहें और बिल्कुल फ्री में क्लासेस का लाभ लें, यूजीसी नेट, जेआरएफ की क्लासेस, या फिर झारखंड में अपकमिंग जेट या बिहार में अपकमिंग बैट, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए क्या करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी क्लासेस की वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस देख सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।